जी, कहाँ तक चलें इसको बाद में देखते हैं, जो असाइनमेंट्स के जो भी इश्यू हैं उसको बाद में देख लेते हैं। चलें ये बताएँ पहले कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में क्या किया था? यहाँ तक डिस्कशन हुई थी, कहाँ तक हुई थी? जी, अहद। अहद रिप्लाई करें। जी, सबा आप बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? शॉर्ट सर्किट का अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया? जी, रिप्लाई करें। साकिब। सर हमने पैरामीटर्स तक कर लिया था, पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट। पैरामीटर शॉर्ट सर्किट यहाँ तक नहीं किया था? ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको? सर सर इसका मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि सर मैं लास्ट मेरा वहीं तक मैंने नोट किया था। कौन से पैरामीटर की बात कर रहे हो? ये वाले? यस सर। यही तो कह रहा हूँ, यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। यस सर। तो बताओ क्या अभी तक क्या डिस्कस किया है, तो फिर अभी आगे ताकि कंटिन्यू करें। सर पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट करंट, सर इसमें इनिशियल वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट कंपोनेंट का एक्सपोनेंशियल बिटवीन डायरेक्ट। करेक्टरिस्टिक, अच्छा करेक्टरिस्टिक समझ आ गई थी आपको? क्या क्या हमने मेजर करना है, क्या क्या पैरामीटर्स क्या है, वो फिर हम उसके बाद देखते हैं। ये भी बाद में डिस्कस दोबारा करेंगे। पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए ना, कौन कौन से पैरामीटर्स में होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने इसमें एक डीसी कंपोनेंट होगा, एक डीसी टाइम वेरिंग फंक्शन है, उसके बाद हमारे पास इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट है, जो एक करंट वो होगा जो स्टडी स्टेट या इंटरप्शन करंट होगा, और पीक करंट होगा। चलें इसको मैं आगे बताता हूँ। अब हम ये देखेंगे इसमें, अभी हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द शॉर्ट सर्किट, कि उसमें जो करंट होगा उसकी जो टाइम के रिस्पेक्ट से उसकी करेक्टरिस्टिक वगैरह क्या है। तो आप सिंपल एक नेटवर्क ऑब्जर्व कर लें, जैसे जो डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। ऑब्जर्वेशन में इसके लिहाज से ये है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है जो मेन शॉर्ट सर्किट करंट को कंट्रीब्यूट करती है, जो मेन शॉर्ट सर्किट करंट उसमें फ्लो करवाती है, उसके अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको जनरेटर रेजिस्टेंस कहते हैं, ZD कह लें आप। फिर एक हमारे पास नेटवर्क की इम्पिडेंसेस होंगी, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस के तौर पे यहाँ पर रेफर किया है। उसमें ये होगा आपके पास के ट्रांसफार्मर्स, सीरीज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ द केबल आप कह लें, जितने भी तमाम ब्रांचेस या ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसकी इम्पिडेंसेस होंगी। और फिर एक एट द एंड हमारे पास लोड होगा, जिसकी लोड एक खास इम्पिडेंस होगी। ठीक है, नॉर्मली आपका जो लोड इम्पिडेंस होता है वो इन दो इम्पिडेंस से ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से जो आपका जो स्टडी स्टेट करंट है वो आपका नॉर्मली कम होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू योर शॉर्ट सर्किट करंट। लेकिन जब आपके पास फॉल्ट आता है तो नॉर्मली फॉल्ट आपके या तो नेटवर्क के ऊपर आएगा, या आपके यूं कह लें कि जो लोड के ऊपर कंसिडर किया जाता है। तो जब ये लोड के ऊपर फॉल्ट अकर होगा तो बेसिकली आपका ये जो लोड है वो बाईपास यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यहाँ पे जंपर आ जाएगा, ये समझे यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं है। तो सडनली आपका जो अमाउंट ऑफ करंट है वो राइज करता है फ्रॉम स्टेडी स्टेट लोड, स्टेडी स्टेट जो लोड करंट फ्लो हो रहा होगा उससे अप टू द अमाउंट दैट द जनरेटर इम्पिडेंसेस और इन कॉम्बिनेशन विद द नेटवर्क इम्पिडेंसेस जो उसको वो लिमिट करती हैं।
ये चीज़ डिपेंड करेगी इधर जो फॉल्ट है आपका लोड के पास है या जनरेटर के पास है, तो उसके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं जो पिछली स्लाइड्स में हमने देखे थे। तो एट द एंड जो यहाँ से अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज मालूम है, यानी कि हमें यू मालूम है, उसको हम अगर उसके जेड से जो इक्विवेलेंट फॉल्ट इम्पीडेंस को कहते हैं, इस फॉल्ट इम्पीडेंस का मतलब क्या है कि if there's a fault at this point and if we are seeing from this point into the network what impedance we have, यानी कि वो थेवेनिन इम्पीडेंस है at fault location के ऊपर, so this is a थेवेनिन इम्पीडेंस at the fault location। और ये हमारे पास इंटरनल वोल्टेजेस हैं तमाम जनरेटर सोर्सेज के, तो देन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट बाय यूजिंग सिंपल ओम्स लॉ। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये जो फॉल्ट है जनरेटर से दूर है और आइदर दिस इज नियर द जनरेटर। तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लास्ट क्लास में भी देखा था, ये टाइम वेरिंग फंक्शन था, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे दो एक्सपेक्ट्स हैं। सबसे पहला एक्सपेक्ट तो ये है कि अगर फॉल्ट की लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है, फॉल्ट की लोकेशन से मुराद या तो वो जनरेटर के करीब है या जनरेटर के दूर है, और हमने इसी शॉर्ट सर्किट को जो टाइम कोर्स उसका टाइम के लिए एस्पेक्ट्स उसकी जो वेरिएशन है वो हमने इस तरीके से भी देखनी है कि किस इंस्टेंट के ऊपर हमारा फॉल्ट अकर हुआ, यानी प्री फॉल्ट लोकेशन टाइम के रिस्पेक्ट से। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो साइनोसाइडल सिग्नल आ रहा होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, तो सडनली फॉल्ट अकर हुआ। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कि वो किस पॉइंट पे अकर हुआ कि जब आपका इनिशियल प्री जो करंट है वो किस पॉइंट के ऊपर है, आइदर दिस 90 पॉइंट के ऊपर है, -90 पे है, +90 के ऊपर है, या 0 के ऊपर है, या इधर इधर है, मतलब इट कुड बी एनीवेयर ऑन दिस साइनोसाइडल सिग्नल, कि जब वो अकर होगा तो उसकी वजह से आपके पास ये जो अमाउंट ऑफ करंट है उसके बाद सडनली ये इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि किस मोमेंट के ऊपर ये फॉल्ट अकर होता है। इसी वजह से अगर ये कह सकते हैं, अभी हम आगे तो कुछ इक्वेशंस भी देखेंगे, तो इससे ये होता है कि डीसी कंपोनेंट सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं, तो यानी कि ये मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम के वक्त ये फॉल्ट अकर हुआ है, तो उस वक्त हमारे पास जो डिस्मिस कंपोनेंट में डीसी कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा, ये बातें हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, वो देख लीजिए, एक तो फॉल्ट के लिहाज से है और एक वो मोमेंट है जिसके तहत जब, या यूँ कह लेंगे जब आपके पास फॉल्ट अकर हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले हम डिस्टेंस के लिहाज से देख लेते हैं। एक है, लेट्स से वी हैव द फॉल्ट नियर द जनरेटर एंड द अदर ऑप्शन इज वी हैव द फार जनरेटर। पिछली क्लास में मैंने शायद बताया था आपको कि जो हमारे पास जनरेटर होता है उसकी जो इंटरनल इम्पीडेंस होती है वो ड्यूरिंग फॉल्ट नॉन लीनियर बिहेवियर को प्रेजेंट करती है। तो जो पिछली एग्जांपल्स को जो आप सर्किट डायग्राम को ज़हन में रखें, तो अगर जो फॉल्ट है जनरेटर के पास है तो उस सूरत में हमारे पास जो फॉल्ट इम्पीडेंस होगी वो मेनली आपकी जनरेटर की इम्पीडेंस होगी। और जनरेटर की इम्पीडेंस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी जो आर डी है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो मच मच स्मॉलर देन एक्स डी। इन सो इन बोथ मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसमें आर डी को निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगेन इसमें जो हमारा एक्स डी का जो पार्ट है ये हमारे पास नॉन लीनियर बिहेवियर को प्रेजेंट करता है। सो द फॉल्ट इम्पीडेंस नियर द जनरेटर इज सिग्निफिकेंटली लोअर, यानी कि जो इम्पीडेंस है, अच्छा, कंपेयर टू नेटवर्क एज वेल, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है कि नेटवर्क की इम्पीडेंस थोड़ी सी हायर होती है एज कंपेयर टू जनरेटर की इंटरनल इम्पीडेंस की वजह से। उसी वजह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट नियर द सोर्स जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फार। और जो कंडीशन अप्लाई होती है फार फ्रॉम द जनरेटर, उसमें आपके पास दोनों कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपके पास होगा इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर प्लस द नेटवर्क इम्पीडेंस। मोस्ट केसेस में हमारे पास जो नेटवर्क की इम्पीडेंस है वो हमारे पास लीनियर होती है। लीनियर का मतलब यही है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट से वेरी नहीं कर रही और चेंज नहीं कर रही। और यहाँ पे एक और कंडीशन भी एप्लीकेबल है कि आपके पास जो आर डी है
जो अगेन वो वाली बात है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर है वो मच स्मॉलर है XD के, और यहाँ हमारे पास जो नेटवर्क की इम्पिडेंस है इज मच हायर देन ZD। तो ये जो इफेक्ट होता है ये आपका इफेक्ट निगलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, द क्लोजर द फॉल्ट करंट अकर टू द फीडिंग जनरेटर द हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट। तो वो ये दो चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा, इसको अगर हम देख लें अगेन, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, कि हमारी जो इंटरनल रिएक्टेंस है जनरेटर की वो नॉन लीनियर है, और वो किस तरीके से वेरी करती है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो इनिशियली हमारे पास वो रिएक्टेंस होगी कम होगी, मिनिमम होगी, और विद सम टॉ सेकेंड आपके पास जो है वो रिएक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेम कन्वेंशन आप दोबारा देख लें, एक है आपके पास XD डबल डैश, तो इसको हम कहते हैं सब ट्रांजिएंट इनिशियल रिएक्टेंस, दैट इज मच स्मॉलर। फिर उसके बाद आता है ट्रांजिएंट इनिशियल रिएक्टेंस, इट इज लिमिट हायर देन द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। और फिर एट द एंड हमारे पास आती है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जिसको आप स्टडी स्टेट रिएक्टेंस भी कह सकते हैं, यानी कि ये वो इम्पिडेंस है जो आप स्टडी स्टेट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे XD, और दैट इज मच हायर देन दीज टू वैल्यूज। इसी तरीके से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट है वो भी फ्लो करेगा, लेट्स अस्यूम एट द इनिशियल कंडीशन, जब फॉल्ट अकर होता है तो उस वक्त आपके पास हमारे पास जो करंट फ्लो होता है वो सब ट्रांजिएंट इनिशियल करंट फ्लो होता है, और वो कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग दिस इम्पिडेंस। ठीक है, यानी कि सब ट्रांजिएंट इनिशियल रिएक्टेंस को यूज करके हम यूज करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पीरियड आता है उसमें हम करंट को कैलकुलेट कहते हैं ट्रांजिएंट इनिशियल करंट। ठीक है, और उस लेवल पे हमारे पास जो रिएक्टेंस होगी वी विल यूज XD डैश, और एट द एंड हमारे पास स्टडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे या स्टडी स्टेडी फॉल्ट कहेंगे, उसमें हमारे पास ID जो है वो बेस करेगा XD के ऊपर। इसी तरीके से इन अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है हमारे पास वो टाइम के रिस्पेक्ट से भी डिपेंड करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये पीक आएगी और उसके बाद वो डिके कर जाएगी। तो वो हम टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तमाम जो पैरामीटर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स, विंड जनरेटर मैन्युफैक्चरर्स, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली उसकी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, बेस करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइम है वो सब ट्रांजिएंट टाइम कांस्टेंट है, जो रेफर करता है सब ट्रांजिएंट इनिशियल करंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा ये करंट जो है, यानी यूँ कह लें कि ये करंट जो है वो डिके कर जाएगा या सस्टेन करेगा, हम इसको कह सकते हैं। आफ्टर दिस टॉप पीरियड हमारे पास ट्रांजिएंट टाइम कांस्टेंट पीरियड आ जाएगा। ठीक है, और वो रहेगा अप टू टॉ डैश कह लें, यानी कि दिस टू दिस पीरियड के लिए जो हमारा टाइम है वो हमारा ट्रांजिएंट पीरियड टाइम कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो पीरियड है ये हमारे पास कहलाएगा सब ट्रांजिएंट टाइम पीरियड, तो इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड। ओके, और एट द एंड हमारा स्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, यानी कि आफ्टर दिस पीरियड, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट टू ऑनवर्ड हमारे पास स्टेडी स्टेट करंट होगा, और वो करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि सस्टेन या स्टेबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, अच्छा यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि किन वजूहत की वजह से जो रिएक्टेंस की वैल्यू जो इन्फ्लुएंस होती है। सो इन केस ऑफ अ फेलियर इन द नेटवर्क द करंट इन द जनरेटर हैज टू इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम द लोअर करंट टू मच हायर फॉल्ट करंट। तो ये मैंने आपको बात बताई कि ड्यू टू सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है इनिशियली, उसकी वजह से हमारा करंट जो है वो हाई हो जाएगा। दिस विल लीड टू ट्रेमेंडस चेंज इन द जनरेटर्स मैग्नेटिक फील्ड। असल होगा कि जब आपके पास जो अमाउंट ऑफ करंट शॉर्ट सर्किट करंट है वो सडनली इंक्रीज होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, लेकिन उसमें होता यह है कि चूंकि वो इंडक्टिव बिहेवियर, और हम ये चीज देखते हैं कि हमारा जो di/dt जो होता है वो इंडक्टर, वो इस चीज को इम्पोज करता है कि अगर सडनली अप्लाइड करंट जो है वो अगर चेंज होता है तो वो उसको अपोज करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो यूं कह लें जो रिएक्टेंस का जो बिहेवियर है वो इस तरीके से, जो रिलेक्टेंस का जो पार्ट होता है मेन, जिस जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से जो उसकी रिलेक्टेंस कम हो जाती है, वो सडनली चेंज नहीं होती। तो इनिशियल लेवल पे आपकी जो रिएक्टेंस है
सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस वो कम होती है। So immediately after short circuit occurrence, the generators can be described by its subtransient reactance. After the subtransient time constant, the generator reactance will change to the steady state condition, which will be reached after the generator time constant. ये वही तमाम बातें जो पिछली डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. So this transition phase can be described by the transient reactance and transient time constant. तो ये जो बात है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है. अच्छा जी, अब हम इसमें एक चीज नोट डाउन कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम, हम जो ग्राफिकली मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो केस है, ये वो केस है जब हमारे पास फॉल्ट जो है जनरेटर के करीब आया, यानी इट इज क्लोज टू द जनरेटर, और दैट इज द फॉल्ट आफ्टर, यानी कि फार फ्रॉम द जनरेटर, जनरेटर से बहुत दूर है. तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने एक और इसमें यहाँ पे सॉरी, अब अजम्पशन के जो बता दूं यहाँ पे, वो अजम्पशन ये है हमारे पास कि यहाँ पे जो फॉल्ट अकर हुआ है वो जीरो क्रॉसिंग के ऊपर हुआ है. तो जब ये जीरो क्रॉसिंग के ऊपर हो रहा है तो इस सूरत में हम जो जो इक्वेशंस हैं वो ये डिफाइन करती हैं कि हमारे पास जो डीसी कंपोनेंट होगा वो डिकेइंग कंपोनेंट वो जीरो होगा, यानी कि उसमें डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्टिल बिहेवियर नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा करंट जो है वो डिकेइंग है. इसका जो एनवेलप अगर आप देखें, अपर एनवेलप एंड लोअर एनवेलप, दिस इज द पार्ट, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, लेकिन आपका जो अमाउंट ऑफ करंट है दैट इज आल्सो डिकेइंग कंपोनेंट. ठीक है, बोथ एंड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और वो मेनली डिपेंड करता है सिंक्रोनस जनरेटर की इंटरनल रिएक्टेंस की वजह से. तो इनिशियली वी विल हैव दिस इनिशियल सब ट्रांजिएंट करंट, ये पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये दिस इज द अमाउंट आईपी जो वो पैरामीटर्स के अंदर मैंने आपको डिफाइन किया था. एक चीज दोबारा देख लें, इस डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. ऑलराइट, तो इसमें ये 3 पैरामीटर 4-5 पैरामीटर हैं. फॉर एग्जांपल इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट, ये कौन सा करंट है वो डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फिर अनइंटरप्टेड शॉर्ट सर्किट करंट है, और ये पीक करंट है, इम्पल्स करंट. फिर इसमें ये जो दो पार्ट हैं ये आपका डिकेइंग कंपोनेंट या मतलब या आईडीसी कंपोनेंट है वो है. तो जो इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट है दैट इज व्हाट वी मीन ओवर हियर इज दिस पार्ट, यानी कि इनिशियली जब फॉल्ट हुआ है उस वक्त इसकी आरएमएस वैल्यू, तो ये आरएमएस वैल्यू है, और अगर आपने इसका आई पीक निकालना है तो दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट आई स्क्वायर रूट 2, तो दैट इज कॉल्ड आई पीक करंट. फिर एक एट द एंड जो था, जो इंटरप्शन करंट था नॉर्मली, वो आपके पास ये आई के है, दिस इज आरएमएस वैल्यू, और अगर आपने इसकी पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट वुड बी स्क्वायर रूट 2. नॉर्मली जो आपका ट्रांजिएंट पीरियड है दिस वन इन द मिडल, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपकी एनालिसिस में इतना कंसिडर नहीं होता. तो फॉर योर एनालिसिस either you use the protection and all this stuff, so either we have to calculate this amount of current, or either we have to determine, yeah, both, we have to determine both of these parameter, we have to calculate it. इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि हमारा फॉल्ट अगर जनरेटर से दूर है तो उस वक्त आपके पास जो इन्वेलप है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डिके नहीं करेगा, ये पार्ट आपका स्किप हो गया, और उस सूरत में आपके जो इनिशियल ट्रांजिएंट करंट है वो बराबर हो जाएगा ट्रांजिएंट करंट के, और यही चीज़ बराबर हो जाएगी सिंक्रोनस करंट या स्टेडी स्टेट करंट के बराबर हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नॉन लीनियरिटी जो है जनरेटर की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी इसके अंदर. ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है? जी बताइए. अच्छा, अब ये जो सेकंड फैक्टर है जो हमने डिस्कस किया था कि वो किस मोमेंट के ऊपर जो है हमारा जो फॉल्ट करंट है वो अकर हुआ है. ठीक है, इसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो फॉल्ट है जनरेटर के करीब नहीं है, ये इट इज़ फार फ्रॉम द जनरेटर, और फिर हम उसके बिहेवियर को सिर्फ इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट के लिहाज से हम एनालाइज करना चाहते हैं.
तो यहाँ पे अगर आप चीज़ नोट डाउन करें, अगर ये इस पीक के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर अगर फॉल्ट अकर होगा, तो इट विल सडनली जंप टू द पीक ऑफ फ्रॉम द 90 एंड देन दिस करंट विल डिके डाउन, ठीक है, एंड देन इट कैन कीप गोइंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जिस फॉर एग्जांपल आपके पास ये कर्व इसमें अवेलेबल, मतलब इस तरह का बिहेवियर उसमें होगा, तो उस सूरत में ये है कि आपके पास जो जो पीक्स हैं आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सिमेट्रिकल नहीं होंगी। तो इस केस में जो इनिशियल पीक है ये आपके पास ज़्यादा है और फिर पॉजिटिव पीक आपके पास यहाँ पे कम आ रही है, ठीक है। और अगेन इट डिपेंड कि अगर स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव पीक और स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव पीक, सो इट डिपेंड कि हाउ वेयर इट द फॉल्ट हैज अकर। सो आपके पास जो डिकेइंग कंपोनेंट है इसके कुछ इस तरीके से डिके करेगा। तो ये जो आपके पास जो सेंट्रल लाइन है दैट इज कॉल्ड द आईडीसी कंपोनेंट व्हिच इज आल्सो द टाइम वेरिंग फंक्शन, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम ये जो डीसी कंपोनेंट है वो आपके पास डिके कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एट द एंड आपके पास जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि आपके पास पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक दोनों बराबर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये 3-4 पॉइंट्स हैं कि जो डीसी कंपोनेंट्स हैं किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सो इन केस ऑफ फॉल्ट एट करंट 0 द फॉल्ट करंट इज सिमेट्रिकल, यानी कि अगर ये इस मोमेंट के ऊपर आता है या इस वाले मोमेंट पे या इस मोमेंट पे एट ज़ीरो क्रॉसिंग में, तो आपके पास जो दोनों पीक्स होंगी वो इनिशियली आपके पास सिमेट्रिकल होंगी और इसमें आपके पास डीसी कंपोनेंट जो है वो ऑलरेडी 0 होगा। The influence of the unknown phase shift caused by the consumer load can be neglected। अच्छा, कुछ अगर आपने डिटेल इसमें इक्वेशन एनालाइज करनी है तो जो स्टेडी स्टेट लोड फ्लो होता है या इनिशियली जो लोड एंगल होता है या करंट एंगल होता है, वो तमाम फैक्टर्स भी आपके इस करंट के ऊपर इफेक्ट होते हैं और बाज़ दफ़ा इसमें डीसी कंपोनेंट को मतलब उसमें एग्जिस्ट करता है, इसको डीसी कंपोनेंट जनरेट करते हैं। लेकिन वो जो फेज शिफ्ट होता है वो बहुत माइनर होता है, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अ फेलियर अकरिंग नॉट एट करंट 0 विल लीड ऑटोमेटिक टू अ डिकेइंग डीसी कंपोनेंट। सो अगर हमारे पास जो भी फॉल्ट है, या फेलियर का मतलब फॉल्ट आ जाएगा, वो नॉन जीरो करंट मतलब करंट जीरो क्रॉसिंग के ऊपर नहीं होगा, तो एंड डेफिनेटली वी हैव सीन वी विल हैव द डीसी कंपोनेंट ओवर देयर। The time constant of the DC component will depend on the R by X ratio of the fault impedance। तो मेनली जो फैक्टर है ये, जब आपके पास थेवेनिन इम्पीडेंस जब आप कैलकुलेट करते हैं ZF की एट फॉल्ट लोकेशन, तो उसका R by X रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि इसमें डीसी कंपोनेंट कितना आएगा। अभी हम ये देख लेते हैं आगे इसकी इक्वेशंस वगैरह क्या हैं। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर दिखाए गए हैं कि जो रिएक्टेंस ऑफ द सिंक्रोनस मशीन जो है वो किस तरीके से वेरी करती है। जो नॉर्मल आपके पास जो स्टैंडर्ड डाटा अवेलेबल होता है डाटा शीट में, तो उसमें जो टिपिकल वैल्यूज जो हैं वो किस रेंज से किस रेंज तक होती है। तो नॉर्मली हमारा जो टर्बो टाइप जनरेटर्स होते हैं उसकी जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो बिटवीन 9 टू 22% है। यहाँ पे जो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है दैट इज 14 टू 35, और जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो अबाउट 140 टू 300% में है। अब ये परसेंटेज किसका है? जो बेस पावर का है। अगेन यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको शायद क्लियर की थी लोड फ्लो एनालिसिस के ऊपर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक होती है जनरेटर के रेटेड पैरामीटर्स, ठीक है, और एक होती है ये कह लें नेटवर्क के पैरामीटर्स या उसकी बेस जो आप खुद चूज करते हैं। एट द एंड जो नेटवर्क एट द एंड जो आपने एनालिसिस परफॉर्म करनी होती है वो आप कॉमन बेस के ऊपर करते हैं या पर यूनिट क्वांटिटी में अगर काम कर रहे हैं। तो इसका आसान सा तरीका ये होता है कि तमाम पैरामीटर्स को आप पहले एसआई यूनिट्स में यानी कि नॉर्मल वोल्टेज एम्पेयर्स और ओम्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर एट द एंड अगर आप पूरे नेटवर्क की बेस पावर को सिलेक्ट करते हैं एस बेस से, तो आप उसको कन्वीनियंटली ट्रांसफॉर्म करते हैं इन अ कॉमन बेस। ये कन्वर्जन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। दे आर सम डायरेक्ट फार्मूला यू कैन डू दैट, and but for clarity, if for practice purpose, if I say you first must convert that into the SI units and then convert in the common base.
अच्छा, ये बात बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि नॉर्मल जो डाटा आपको गिवन होता है किसी भी इक्विपमेंट्स का, या ट्रांसफार्मर्स है, जनरेटर्स है, व्हाटएवर इट इज, उसमें जो ये परसेंटेज में वैल्यूज अमूमन गिवन होती हैं, ये परसेंटेज वैल्यू गिवन होती हैं नॉर्मली इनकी रेटेड कैपेबिलिटी या रेटेड पावर्स के ऊपर, नॉट ऑन दिस, यानी कि जो आपका क्योंकि जाहिर सी बात है दे डोंट नो कि व्हाट बेस पावर विल यू यूज। सो आपके पास अगर दो डिफरेंट टाइप के जनरेटर हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये 100 MVA का है, ठीक है, और एक और जनरेटर आपके पास है वो 50 MVA का है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अगर 100 MVA तो तकरीबन ये 20 किलो 20 kV तक जाएगा, ठीक है। अगर 150 ये 50 है तो आप इसको 10 kV जनरेटर भी कह सकते हैं। ये पॉसिबल है दोनों की जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है दोनों की सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ये 9% है, ये भी 9% है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो इम्पिडेंस होगी वो डिफरेंट होगी, और वो बेस करेगी इसकी बेस में। फॉर दिस जनरेटर द बेस इम्पिडेंस वुड बी दिस वन। तो आप दोनों इसकी बेस इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब दोनों जनरेटर्स की, तो इसकी बनेगी 20K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 MVA, और अब इस बेस इम्पिडेंस का आप 9% ले लें, 9 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये उसकी जो रिएक्टेंस है, जो भी रिएक्टेंस गिवन है वो आपको ओम्स में आपको अवेलेबल होगी। इसी तरीके से अगर आप इसकी कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 9% डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका, लेकिन बेस वोल्टेज है 10 kV और एक्चुअल इसकी जो रेटेड पावर है वो 50 MVA है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो इसी तरीके से अगर इसकी इम्पिडेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो बाय दिस आपके पास जो इम्पिडेंस है दोनों की डिफरेंस आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ रेंज है दूसरी, अगेन साइलेंट पोल विद डैम्पर या साइलेंट पोल विदाउट डैम्पर, जो आपके पास जनरेटर्स उनकी रेंज यहाँ पे टिपिकल रेंज गिवन है कि 80 to 180% सिंक्रोनस जनरेटर उसकी रिएक्टेंस होगी। जी, बात क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, चले अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट है उसकी इक्वेशंस वगैरह क्या आती हैं, और उसके अगेन जो हमने जो अभी पिछली डायग्राम में जो कुछ थ्योरी देखी है कि डिकेइंग कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट है, तो वो किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है जो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीरीज इम्पीडेंस बाय आर एंड एल, ठीक है। इसमें तमाम इक्विवेलेंट जैसे थेवेनिन इम्पीडेंस आप कह लें, जो जनरेटर की इम्पीडेंस, लाइन, ट्रांसफार्मर, एवरीथिंग इट इज इंक्लूडेड ओवर हियर। सो एट सम इंस्टेंट लेट्स से टाइम इज इक्वल टू 0, हमारा जो स्विच है बेसिकली इसको फॉल्ट से आप रिप्रेजेंट करें कि हमारा फॉल्ट जो है यहाँ पे अकर होता है, तो ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपके पास जो मेन सोर्स है वोल्टेज सोर्स, उसके जो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं द पीक वैल्यू, द वोल्टेज इज RMS वैल्यू साइन ओमेगा t एंड इट हैज सम फेज शिफ्ट या फेज एंगल डिफरेंस है। तो इस डायग्राम में आप नोट डाउन करेंगे, एक तो ये चीज हमारे पास जो है इनपुट वोल्टेज है, फिर इसमें जो करंट के है, जो टोटल करंट है दैट इज द टोटल इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ फॉल्ट। सो एट दिस लेवल हमारे पास फॉल्ट अकर होता है। उससे ये इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इसका डीसी कंपोनेंट है और एक इसका एसी कंपोनेंट है। जो एसी कंपोनेंट है वो प्योर साइनोसाइडल है, यानी यूं कह लेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, यहाँ पे जो पॉजिटिव पीक है वो नेगेटिव पीक होगी, और आपके पास एक कंपोनेंट उसमें होगा डिकेइंग कंपोनेंट डीसी शिफ्ट, ठीक है। अब इस चीज में देखें कि इनिशियली थोड़ा सा आपका जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो सिमेट्रिकल नहीं है थोड़ा सा, और थोड़ा सा शिफ्टेड है, लेकिन एट द एंड व्हेन द डीसी कंपोनेंट गेट डिके, तो आपके पास जो टोटल करंट है वो सुपरइम्पोज करेगा एसी कंपोनेंट को, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन हो जाएंगे अगर आप सेपरेटली उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिंपल एसी कंपोनेंट के वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के जरिए,
ठीक है। तो इस सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन जाएगी, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। द मेन इनपुट वोल्टेज सोर्स बराबर होंगे द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर and the voltage drop across the resistance. So we have L di by dt and R di by dt. तो ये पूरी इक्वेशन जो टाइम इंस्टेंटेनियस या टाइम वेरिंग फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो गया। ये इक्वेशन वैलिड है फ्रॉम t ग्रेटर देन 0 यानी कि फॉल्ट पीरियड के लिए है। यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट। इसकी डिटेल सोल्यूशन में नहीं जाते, डायरेक्ट मैं आपको इसकी डेरिवेशन तो नहीं करा रहा। तो डायरेक्ट हमारे पास जो सोल्यूशन अवेलेबल होगा that would be available in the form of this equation। ठीक है, इसकी यूनिट होगी एम्पेयर में। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 पीक, ये बेसिकली पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की जो हम इनिशियली अप्लाई किया था। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पिडेंस है, फॉल्ट इम्पिडेंस अगर आप कह लें, और उसकी वैल्यू निकल आएगी तकरीबन z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से हम उसकी इम्पिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास एसी एंड दिस इज आवर डीसी कंपोनेंट। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एसी कंपोनेंट है वो हमारा ओमेगा टी की फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है, साइनोसाइडल है, ठीक है। एंड बेसिकली दिस मेक इट इंस्टेंटेनियस, और हम इट डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अल्फा हमारे पास इनिशियल वोल्टेज फेज एंगल है, ठीक है, और हमारा थीटा जो है हमारे पास लोड एंगल है। यहाँ पे लोड एंगल का मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन या थेवेनिन इम्पीडेंस है फॉल्ट इम्पीडेंस की, उसकी ये एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से जो डीसी कंपोनेंट है उसमें भी अगर आप नोट डाउन करें, जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन दोनों का सेम है। यू विल ओनली हैव द माइनस साइन बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। और इसमें जो साइन का फंक्शन है ये टाइम वेरिंग फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ओमेगा टी नहीं होता। और ये दोनों उसी वक्त मैक्सिमम होंगे जब ये दोनों, इनका जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री के ऊपर आएगा। जब 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री सॉरी साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है, तो देन वी विल हैव द मैक्सिमम डीसी कंपोनेंट इन आवर सिस्टम। यहाँ पे टाइम टी से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अगर आप इस तरह नोट डाउन कर लेंगे, अगर टी इनिशियली 0 है तो ई की पावर 0 होता है 1, तो दिस मीन्स यू विल हैव मैक्सिमम। और अगर जो टाइम जैसे जैसे पास ऑन होता जाएगा तो इसका मतलब है टाइम अप्रोचेस इंफिनिटी, सो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स एट द एंड आपके पास जो डीसी कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। ये टाइम रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड से, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके जो मैंने कहा